हम स्पीकिंग स्किल के बारे में बात कर रहे थे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? मुंह से बोलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें इसका मीनिंग कि व्हाट डू मीन बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल ये हो गया था। उसके बाद नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। उसके बाद कि ऑब्जेक्टिव्स टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल, ये हमने कर लिया था, यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के उद्देश्य। आज हम करेंगे व्हाट आर द एरर्स इन स्पीकिंग स्किल, कि उसमें क्या त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की त्रुटियां कौन सी हैं और हाउ कैन दीज बी अवॉइडेड, और किस प्रकार से उनको दूर किया जाए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। यानी भाषा शिक्षक होने के नाते एक दायित्व बनता है कि वो मौखिक अभिव्यक्ति का सम्यक विकास के लिए ये आवश्यक भी है कि हमें विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के कारणों को जानना कि त्रुटियां क्या हैं, क्यों हैं, और उनके निराकरण के उपाय ढूंढना और उससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के लिए एक स्टेप लेना, एक जो भी भाषा शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो विद्यार्थी की कमियों को ढूंढ उसके निराकरण के उपायों को अपनाएं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जहाँ पे हम वार्तालाप संबंधी विचार विमर्श की स्पष्टता, सरलता, प्रभावपादकता जैसे गुणों को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से को दोषपूर्ण बना सकते हैं, इस आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में कुछ दोष पाए जाते हैं, जिनमें अधिक या न्यून गति। अब हम देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में त्रुटियां क्या रह जाती हैं, क्या क्या उसमें एरर्स आते हैं, जिसके कारण जो सुनने वाला है वो बात स्पष्ट नहीं सुन पाता या उसे सही तरीके से समझ में नहीं आती, या सुनकर भी उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता। इसके लिए न्यून या अधिक गति, बोलने वाले की स्पीड ना तो अधिक कम हो ना अधिक ज़्यादा हो, यानी उचित गति जरूरी है। ज़्यादा न्यून भी समझ में नहीं आती और ज़्यादा जो तीव्र गति से या तेज़ गति से बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आती। प्रवाह और औजपूर्णता की कमी, जो उसमें ओजस्विता होनी चाहिए वो नहीं बन पाती, क्योंकि जो ओज है वो वीर का गुण है। कभी कभी जो वीर रसयुक्त काव्य पाठ संबंधी मौखिक अभिव्यक्तियाँ की जाती हैं तो उसमें वो प्रवाह और औजस्विता से विहीन हो जाती हैं। तो जिस प्रकार का प्रसंग हो उसी प्रकार की ओजस्विता होनी चाहिए, उसी प्रकार का प्रवाह होना चाहिए। आरोह अवरोह की अनियमितता, अनिश्चितता, यानी शब्दों में कितना उतार कितना चढ़ाव, किस शब्द पर कितना जोर दिया जाना है, किस शब्द को कितना खींचा जाना है, उतार चढ़ाव के निश्चित न होने पर भी मौखिक अभिव्यक्ति में बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं और बात स्पष्ट नहीं हो पाती। मनोवैज्ञानिक दोष, ऐसे दोषों में चाहे कोई संकोच से है, चाहे भ्रम से है, चाहे भय से है, वो भय चाहे किसी भी कारण से है, चाहे उसकी झिझक से है, चाहे
वो उसके क्रोध के कारण है या उसकी हीनता के कारण है, उसके डरपोकपन के कारण है, चाहे उसे सब्जेक्ट की नॉलेज ना होने के कारण, किसी भी प्रकार का जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो हो सकता है। यानी वो भी भाव को उत्पन्न करने में, मौखिक अभिव्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दूसरे तक पहुंचाने में, वार्ता करने में दोष का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति करते समय हकलाना, हड़बड़ाना, तुतलाना, हड़बड़ाहट जैसे जो दोष हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। उच्चारण अवयवों में दोष, ये भी एक कारण बनता है। किसी के उच्चारण अवयव या उच्चारण जो स्थान हैं उनमें ही कोई दोष होता है, चाहे वो दोष पैतृक है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण है, किसी की जीवा उन अक्षरों को नहीं उठा पाती, या उसके जो होठ हैं वो अधिक उस एंगल पर नहीं खुलते जहाँ पर स्वरों का या व्यंजनों का सही से उच्चारण होता है। इस दोष के कारण भी, यानी माता पिता से मिलकर एक शिक्षक को चाहिए कि उन दोषों का निराकरण करे, उसके जो उच्चारण अवयव हैं मुख्य से सही प्रकार से ध्वनियाँ कर सकें, उनकी समय पर जांच और उचित उपाय करने चाहिए। सुनियोजित शैक्षिक क्रियाकलापों में विद्यालय स्तरीय आयोजन, यानी समय समय पर विद्यालय में ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाए जिससे कि सभी अध्यापक उसमें सहायक हों, जिसमें जो बच्चे संकोची हैं, जिनको भय लगता है, तो उनकी बच्चों को कक्षा में, सभा में, विद्यालय में, उत्सवों में, जहाँ पे सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, वहाँ पर ऐसे बच्चों को निरंतर बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि उनके जो झिझक है वो दूर हो सके। क्योंकि उनको प्रोत्साहित किया जाए और निरंतर प्रेरणा देकर ही, और उन्होंने जितना भी उनको अवसर दिया गया है उस अवसर की प्रशंसा करके भी ऐसे दोषों को जांचा जा सकता है। अब जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों की जो उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं उनको ठीक करने के लिए स्वर यंत्रों की जांच की जाए, स्वर तंत्रिकाओं की जांच की जाए। प्राकृतिक कारणों से यदि कोई शुद्ध नहीं बोल पाता है तो उनके माता पिता को सूचित करना चाहिए और डॉक्टरों से भी उसकी जो चिकित्सीय परामर्श है वो लेना चाहिए। शिक्षक स्वयं भी बोलने में सही ऐसे दृष्टांत पेश करे जिससे कि उनमें जो तेजी, शीघ्रता या क्रोध ना हो। बालकों में किसी प्रकार का भी संकोच न होने दें, न जाने दें। यदि कोई बालक बोलने में या पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तो उन्हें अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि धीरे धीरे वो भी स्वावलंबी हो सकें और धीरे धीरे उनको मोटिवेशन मिले और धीरे धीरे वे साहसी हो सकें, बोलने का प्रयास कर सकें। जो भाषा क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं व्याकरण के दोष हैं उनसे रहित किया जाए, व्याकरणिक दोषों को दूर किया जाना चाहिए। तो बोलते समय जो स्वरसता और भावानुसार वाणी का उतार चढ़ाव पर भी एक अध्यापक को चाहिए कि वो समय समय पर ध्यान रखे। तो बच्चों, क्या त्रुटियां के कारण हैं और त्रुटियों को निराकरण के जो उपाय हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में बात करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति की क्या इम्पोर्टेंस क्या है। ये दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि रोज़मर्रा के कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम सब कुछ लिखकर बताना ये संभव नहीं हो सकता। कुछ बातें ऐसी हैं, चाहे हम किसी परिवार में हैं, गली में हैं, मोहल्ले में हैं, किसी दुकानदार के पास गए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें
एक दूसरे से जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें मौखिक अभिव्यक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है। व्यावसायिक कार्यों में सहायक यानी जो जहाँ पे हम कार्य करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की वहाँ पे बड़ी उपयोगिता होती है। यद्यपि विभिन्न व्यवसायों में हम देखते हैं कि ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें कई जानकारियाँ भी हम उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम व्यावसायिक कार्य करते हैं वहाँ पे किसी का अभिवादन करना है, किसी को चाहे कोई गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ भी इस प्रकार के है, उसको हम लिखित रूप में नहीं बल्कि मौखिक रूप में ही देते हैं। छोटी छोटी जो हमारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो हमें दैनिक जीवन में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ एक दूसरे से इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं, हमें जो शॉर्ट डाटा चाहिए होता है, उसके लिए भी हमें मौखिक अभिव्यक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है। कहानी कहना व सुनना, ये यानी मौखिक अभिव्यक्ति जिस विद्यार्थी में, जिस व्यक्ति में सफल होगी, वही कहानी को सही ढंग से उसी पॉजिंग में कह सकता है जिसमें कहानी सरस हो जाए, जिसमें कहानी का आनंद आए। तो इसलिए सुनने वाले को भी आनंद आए और कहने वाला भी उसमें संकोच ना करे, इसके लिए अध्यापक को उन्हें सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने में श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों ही कौशलों का विकास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है उसे बोलने का ढंग आना चाहिए और उसके द्वारा बोली गई बातों को जो विद्यार्थी बैठे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से चित्र वर्णन करके भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि चित्र एक कहीं पे भी प्रिंटेड है, कहीं पे भी बनाया हुआ है, उस चित्र के बारे में वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति से ही होता है। क्योंकि इस प्रकार से जब छोटे बच्चे हैं चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उन चित्रों के बारे में बोलने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। कविता पाठ विद्यार्थियों से करवाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे कहानी सुनने में अधिक रुचि लेते हैं। कविताएं कंठस्थ करके ही उन्हें सुनानी चाहिए, उनको भी कंठस्थ के लिए कहना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति दिशा निर्देश देने में भी सहायक होती है। इस संदर्भ में हर दूरभाष तथा मोबाइल की जो सेवा है उसकी चर्चा भी करते हैं। ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बुक्स में है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, बल्कि अध्यापक जो बोलता है उसको ध्यान से सुन लेते हैं, या एक विद्यार्थी जो अपने सिनॉप्सिस तैयार करके लेके आता है उनको क्लासरूम में रीड आउट करता है, उससे भी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को और श्रवण कौशल दोनों को विकसित करते हैं। वार्तालाप अभिव्यक्ति का सहज साधन है, क्योंकि जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंसेस किसी को बताते हैं, उसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है, सहायक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति एक व्यवसाय के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में जो विक्रय अधिकारी हैं अपनी अभिव्यक्ति से ही कमाई करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट की इतने अच्छे तरीके से पेशकश करते हैं, अपने इतनी मौखिक अभिव्यक्ति इतनी सुसंगठित होती है कि वो अपने प्रोडक्ट का इतने ज़ोरदार विश्वास के साथ, अपने ज़ोरदार शब्दों के साथ ऐसा बांधते हैं कि ग्राहक उसको लेने पर मजबूर हो जाता है, और उसके लिए व्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति एक व्यवसाय का रूप ले लेती है। भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व, क्योंकि जो भाषा हम सीखते हैं ये अगर लिखी हुई भाषा को ही हम सीखेंगे तो वो केवल एक चित्र मात्र हमारे लिए रह जाएंगे, जब तक उनके अर्थ हमें मौखिक ध्वनियों के रूप में ना बताए गए हों। अब यदि हम आपको बात करते हैं, यदि अ, आ, ई, कुछ भी लिखा हुआ है, ए, बी, सी, डी या ऊड़ा एड़ा कुछ भी लिखा हुआ है, किसी भी भाषा में है, तो जब तक हमें उन शब्द अक्षरों की ध्वनि के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसे नहीं सीख पाएंगे। और ध्वनि की जानकारी हमें मौखिक रूप से सुनकर और किसी के द्वारा मौखिक रूप से बोला हुई जो बात है वही हमें समझ में आती है। व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण
साधन है व्यक्तित्व विकास के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति में कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, कितनी बुद्धि है, कितना विश्वास है, कितना उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना उसके शब्द संगठित शक्ति है, कितना वो सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपनी बात को बताता है, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि लिखित तो व्यक्ति किसी की नकल इधर से उधर से खाली बैठ के 2 घंटे में 10 घंटे में सोच कर लिख सकता है, लेकिन जब उसे मौखिक रूप से बोलना पड़ता है तो धारा प्रवाह बोलने का ही प्रभाव पड़ता है। और ये उसी व्यक्ति का हो सकता है जो व्यक्ति सही भाषा पर पकड़ रखता है। तो अच्छा बोलने वाला या अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति करने वाला, अच्छी भाषण देने वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास भी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार बच्चों उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मानव जीवन सफल होता है या मानव जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति ज्ञानार्जन का एक प्रमुख साधन है और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष योगदान है, चाहे भाषा शिक्षण का प्रश्न हो या मनुष्य के व्यक्तित्व विकास का हो, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति हमारी मदद करती है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने मौखिक अभिव्यक्ति में आने वाले दोष और दोषों को दूर करने के उपाय और मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में पढ़ा। कल हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।